सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हम पढ़ रहे थे अभी तक, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में अभी तक हमने वो सिचुएशंस कवर करी हैं जहाँ पे बिल ऑनर हो जाता है ना। हमने कुछ चार केसेस देखे थे, चार यूजेस देखे थे बिल के। सारे यूजेस को एक बार देख लेते हैं। चार यूजेस थे। पहला कि बिल को जो ड्रॉअर है वो होल्ड करता है मैच्योरिटी तक। दूसरा यूज़ था कि वो बिल को कलेक्शन के लिए भेज देता है। और चौथा यूज़ था कि वो बिल को कलेक्शन के लिए भेज देता है। दूसरा था कि वो बिल को डिस्काउंट करा देता है। और थर्ड वन वॉज कि वो बिल को एंडोर्स कर देता है। तीन सिचुएशंस पे क्वेश्चन इन डिटेल देखे हमने ये भी देखा कि मल्टीपल बिल्स भी बन सकते हैं। आज लास्ट सिचुएशन को एड्रेस करते हैं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, फिर से बता देता हूँ। बिल सेंड फॉर कलेक्शन में जो ड्रॉअर है वो बिल को बैंक के पास भेज रहा है, पर पैसे आज नहीं डिमांड कर रहा बैंक से। वो बैंक को बोल रहा है कि ड्यू डेट पर आप कलेक्ट कर लेना और मुझे ड्यू डेट पर ही पेमेंट करना। बिल को ड्रॉ करने की और क्रेडिट सेल की एंट्री जेनेरिक है, हर केस में सेम डलती है, उसको अभी नहीं देखेंगे हम। सीधा आ जाते हैं उस एंट्री पे जो इस पावर को एक्सरसाइज करने की वजह से डलेगी, यानी कि बिल को कलेक्शन के लिए भेजने के लिए डलेगी। बिल को जैसे ही ड्रॉअर कलेक्शन के लिए भेजता है, इसका मतलब ड्रॉअर जो है वो बिल को बैंक को दे रहा है, बैंक के पोजीशन में दे रहा है, और बैंक से एक रिसिप्ट ले रहा है, एक डॉक्यूमेंट ले रहा है जो इस बात का प्रूफ है कि ड्रॉअर का बिल बैंक के पास पड़ा है। और उस रिसिप्ट को दिखाकर वो मैच्योरिटी डेट पर बैंक को इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि सर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आप डालिए इस बिल की वर्थ के। तो वो जो रिसिप्ट है वो एक एसेट हो गई और एक एसेट जा रहा है। तो जर्नल एंट्री सिंपल सी डल जाएगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डीआर टू बिल्स रिसीवेबल। एक एसेट आ रही है, दूसरी जा रही है। मैच्योरिटी डेट पर ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाली रिसिप्ट की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो आपके बैंक अकाउंट में उसके बदले पैसे आ जाएंगे। तो आप एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डीआर टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, एंड ऑफ स्टोरी। और ड्रॉई की बुक्स में तो हमेशा से ही सेम एंट्री डलती है, बिल्स पेएबल टू कैश, खत्म। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करना था हमको, वो कर लेते हैं। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है, एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर चारों ही केसेस कवर हो जाएंगे। दैट इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी, डिस्काउंटिंग, एंडोर्स एंड बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमारा ऑनर वाइंड अप हो जाएगा और उसके बाद हम डिसऑनर की तरफ चल देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10 है आपका, देखना। अ बिल फॉर 10,000 इज ड्रॉन बाय ए ऑन बी विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द लैटर। लैटर मतलब स्टोरी में जो बाद में आए वो है बी। द बिल इज ड्यूली मेट बाय बी ऑन इट्स ड्यू डेट। सारे केसेस में ऑनर हो रहा है। शो व्हाट एंट्रीज वुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांस। और ये चारों सर्कमस्टांसेस एज यू कैन सी आर द फोर सिचुएशंस, द पावर्स दैट आर अवेलेबल विद ड्रॉअर व्हेन ही हैज द बिल। तो सबसे पहले जो बेसिक जेनेरिक एंट्री है वो तो मैं पास कर ही देता हूँ, ए और बी, क्योंकि एक केस में एंडोर्स भी होगा इसलिए सी के लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ। डेट्स का मुझे कुछ भी नहीं कह रखा है, ये यूं समझ लो कि काइंड ऑफ रिवीजन है अभी तक जो भी पढ़ा। ए ने बी को क्रेडिट सेल करी होगी तो बी की बुक्स में एंट्री, ए की बुक्स में एंट्री डल जाएगी बी अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, और ए में डल जाएगी परचेज, बी में डल जाएगी परचेज टू ए। और अमाउंट जो है वो है 10,000 रुपीज़ का है, तो मैं 10,000 का अमाउंट भी पुट कर देता हूँ। ये एंट्री फर्स्ट एंट्री जेनेरिक एंट्री परचेज और सेल की। इसके बाद बिल ड्रॉ करने की एंट्री फिर से जेनेरिक एंट्री है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू बी अकाउंट। 10,000 का बिल ड्रॉ कर दिया और यहाँ आ जाएगा ए अकाउंट डीआर टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये बिल भी ड्रॉ हो गया और इधर बिल एक्सेप्ट हो गया। अब हम अलग अलग सिचुएशंस में चलते हैं। एक्चुअली ये जो हैं एंट्रीज ये एप्लीकेबल फॉर ऑल द केसेस है, ऑल द केसेस एप्लीकेबल है। अब इसके बाद फर्स्ट सिचुएशन है, इसमें कह रखा है कि व्हेन ए रिटेन्स द बिल टिल मैच्योरिटी। फर्स्ट सिचुएशन ये कह रहा है इफ़ ए रिटेन्स द बिल टिल द ड्यू डेट, तो ए को पैसे मिल जाएंगे, बी पेमेंट कर देगा, क्योंकि हर ही सिचुएशन में बिल ऑनर तो हो ही रहा है। तो ए की बुक्स में एंट्री डल जाएगी कैश अकाउंट डीआर टू बिल्स रिसीवेबल 10,000 रुपये, और यहाँ डल जाएगी बिल्स पेएबल टू कैश 10,000 रुपये। पेमेंट हो गया बिल का, ख़त्म। फर्स्ट पार्ट डन है। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए
सेकंड में डिस्काउंट करा रहे अपने बैंक से और कोई इंटरेस्ट रेट भी नहीं दे रहे कि सीधा अमाउंट ही दे रखा है बैंक से कितना रिसीव हो रहा है 9750. इफ़ ही डिस्काउंट्स इट विथ हिज बैंकर फॉर 9750. तो ए की बुक्स में एंट्री डल जाएगी. डिस्काउंट करवाने की पहले एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट डी आर, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डी आर टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. 10,000 का बिल है दोस्तों, बैंक में 9750 आ रहे हैं, यानी 250 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है. बी की बुक्स में इस सिचुएशन की कोई अलग एंट्री नहीं आएगी, कोई भी नई एंट्री नहीं आएगी. अब मैच्योरिटी डेट आएगी ड्यू डेट पर. ड्यू डेट पर ए की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ए के पास तो बिल है ही नहीं, ए ने तो बिल डिस्काउंट करवा लिया. और बी जो है वो एंट्री कर देगा बिल्स पेबल अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट. आप नोटिस करिएगा कि बी की बुक्स में ऑनर वाले दिन हमेशा सेम एंट्रीज आती हैं, है ना. ऑनर वाले दिन सेम एंट्रीज आती हैं. बिल्स पेबल टू कैश, बिल्स पेबल टू कैश. ये हमारा सेकंड केस भी कंप्लीट हो गया. थर्ड केस जो था उसमें वो एंडोर्स कर देंगे अपने किसी क्रेडिटर को. तो इफ ही एंडोर्सेस इट टू हिज क्रेडिटर सी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट ऑफ 10,200. तो एंडोर्स कर रहे हैं किसी क्रेडिटर को अपने ए एंडोर्स कर रहा है सी को. ए का जो उधार था, जो डेट था, वो 10,200 का था, पर उसके बदले सिर्फ 10,000 का बिल जा रहा है. तो 200 रुपये का सिंपली अपन कह सकते हैं कि डिस्काउंट रिसीव हो गया. कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है. यहाँ पर भी 3 पार्टीज़ की बुक में एंट्री डालनी पड़ेगी. तो ए, बी एंड सी. सबसे पहले ए एंडोर्स करेंगे बिल सी को, तो उनकी बुक्स में एंट्री आ जाएगी सी अकाउंट डी आर टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. डिस्काउंट मिल रहा है 200 रुपये का. वेरी सिंपल. और बिल की जो वर्थ है वो है 10,000 रुपीज़ की. सी में आ जाएगा 10,200. बी की बुक्स में एंडोर्स करने की कोई स्पेशल एंट्री नहीं आएगी क्योंकि बी को कोई भी यूज़ में एक्सरसाइज करूँ बिल का, मुझे बी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है. सी की बुक्स में एंट्री आ जाएगी. सी को बिल मिल रहा है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डी आर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डी आर. सी डिस्काउंट दे रहे हैं टू ए अकाउंट. टू ए अकाउंट 10,200. सी डिस्काउंट अलाउ कर रहा है. सी को 10,200 रुपीज़ मिलते हैं पर वो सिर्फ 10,000 का बिल ही एक्सेप्ट कर रहा है. तो 200 रुपये का डिस्काउंट वो अलाउ कर रहा है. ए रिसीव कर रहा है, सी अलाउ कर रहा है. अब ड्यू डेट आएगी एंड ऑन द ड्यू डेट वेरी सिंपल. ए की बुक्स में तो कोई एंट्री आनी नहीं है क्योंकि ए ने तो बिल एंडोर्स कर दिया. ए का एक लाइबिलिटी जो है वो सेटल हो चुका है विद दैट बिल. बी वही जेनेरिक एंट्री कर देगा बिल्स पेबल अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट. 10,000 का बिल है, वो 10,000 का बिल ऑनर कर देगा. और बिल अभी सी की पोजीशन में है तो पेमेंट सी को रिसीव हो जाएगा. जो बिल की वैल्यू है वही पेमेंट मिलने वाला है कैश अकाउंट डी आर टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 रुपीज़. और ये तीसरा केस, तीसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी डन हो गया. फोर्थ पार्ट पे आते हैं. जो टॉपिक अभी अभी हमने पढ़ा बिल सेंड फॉर कलेक्शन, उसे समझते हैं. इफ़ ही सेंड्स इट टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन. ये अपने बैंकर के पास बिल को दे रहे हैं कलेक्शन के लिए, डिस्काउंट नहीं करवा रहे. सेकंड पार्ट के अंदर जो था, सेकंड पार्ट के अंदर डिस्काउंट्स इट विथ बैंकर है और यहाँ पे बैंकर फॉर कलेक्शन है. दोनों सिचुएशन में फ़र्क है. ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज ऑफ पावर है. सेकंड सिचुएशन में मैं एडवांस में पेमेंट ले रहा हूँ इसलिए मेरे को डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करने पड़े 250 के. बट फोर्थ सिचुएशन में मैं सिर्फ कलेक्शन के लिए दे रहा हूँ. ड्यू डेट पर आप कलेक्ट करके ले आना, मेरे अकाउंट में पैसे डाल देना. मेरे को एडवांस में पैसे नहीं चाहिए, मेरे को कोई लोन नहीं चाहिए. सही है ना. तो फोर्थ सिचुएशन में बिल को कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो ए की बुक्स में एंट्री आ जाएगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डी आर टू बिल्स रिसीवेबल.
जितने का बिल आपने दिया है कलेक्शन के लिए उतने का ही बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट हो जाएगा। बी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि मैं अपनी बिल की पावर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बिल का यूज़ ले रहा हूँ, तो बी की बुक्स में, ड्रॉई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आती है। ऑन द ड्यू डेट व्हाट विल हैपन, ए विल गेट द मनी फ्रॉम बैंक और बी पेमेंट कर देगा। तो ए के बैंक में पैसे आएंगे क्योंकि बैंक कलेक्शन करके आपको कैश देने नहीं आएगा, वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा। एक्चुअली वो सर्विस इसीलिए प्रोवाइड कर रहा है कि आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो। बैंक अकाउंट दिया टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, ये 10,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ गए और बी एंट्री कर देगा बिल्स पेबल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये, खत्म। All the four uses of a bill when bill is honored, right? ये सारे क्वेश्चन हमारे हुए। अब मैं उन सिचुएशंस में चल रहा हूँ जब बिल डिसऑनर हो जाएगा। दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? देखिए, बिल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर ऑर्डर है, ड्रॉर कर रहा है ऑर्डर ड्रॉई को कि यू विल पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू मी और टू माई ऑर्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अगर बी ऑन मैच्योरिटी इस ऑर्डर को फुलफिल कर देता है, मतलब उसने ऑर्डर को ऑनर किया, मान दिया, बात का, ऑर्डर का, एक्सेप्टेंस का मान दिया। अगर वो ऑर्डर को फुलफिल नहीं करता है, अपनी एक्सेप्टेंस पे लिव अप नहीं करता है और मना कर देता है बिल को, दैट सिचुएशन इज नोन एज डिसऑनर ऑफ अ बिल। सो व्हाट इज डिसऑनर ऑफ अ बिल? डिसऑनर ऑफ अ बिल इज सिंपली, सर यस सर अगर है ना बी ड्यू डेट से पहले ही पे कर दे तो फिर बिल का क्या होगा? ड्यू डेट से पहले पे कर दे उसको बोलते हैं, देखो ड्यू डेट से पहले पे करने का चॉइस बी के पास नहीं है, करेक्ट? वो ए के पास है टू रिसीव पेमेंट। क्वेश्चन समझना, आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि बी पे कर, बी के पास पावर ही नहीं है पे करने की, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डरिंग पार्टी जो है वो ए है। ए के पास पावर है टू अलाउ बी टू पे अर्ली, तो बी को जाकर रिक्वेस्ट करनी है कि सर क्या मैं अर्ली पेमेंट कर सकता हूँ, प्री पेमेंट कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे आ गए। तो उस सिचुएशन को बोलते हैं रिटायरिंग द बिल, रिटायरिंग द बिल अंडर रीबेट। अब आप समझो बी क्यों जल्दी पे करने आएगा? बी सिर्फ एक ही सिचुएशन में जल्दी पे करने आएगा जब उसे कम पेमेंट करना पड़े। अगर उसे पूरी वैल्यू ही पे करनी है बिल की तो बी तो यूज करेगा ना ये क्रेडिट पीरियड, तो उसको बोलते हैं रिटायरिंग द बिल अंडर रीबेट। रीबेट मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू रिड्यूस हो जाता है फॉर एनी अदर रीजन देन कैश डिस्काउंट, तो वो रीबेट हो जाता है ना। कोई भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में कमी आई है तो उसको बोलते हैं रीबेट। कॉन्सेप्ट तो है सिलेबस में पर फॉर कोविड ईयर हटा दिया गया, इसलिए हमारे है रिटायरिंग भी है और रिन्यूअल भी है, पर दोनों हमें नहीं पढ़ने क्योंकि इस बार कोर्स का हिस्सा नहीं है। पर हो सकता है नया बिल भी बनाया जा सकता है विथ इंटरेस्ट, क्योंकि मैं पे नहीं, मुझे पता है कि भाई मैं पे नहीं कर पाऊंगा बिल ऑन द मैच्योरिटी, तो मैं ड्रॉर को पहले ही जाके बोल देता हूँ कि सर आई वोंट बी एबल टू ऑनर द बिल, लेट्स नॉट गेट यू इनटू इनकन्वीनियंस ऑफ गेटिंग द बिल नोटराइज, और वो सारा बचा देते हैं, आप एक नया बिल बना दो इंटरेस्ट जोड़कर। और दूसरी सिचुएशन है कि बी कहता है कि मेरे पास पेमेंट आ गया है सर ए को, और आप पेमेंट अर्ली ले लीजिए, और अगर आप रिबेट देना चाहते हैं तो थोड़ी रिबेट दे दीजिए। ड्रॉर के लिए रिबेट एक्सपेंस होगा, ड्रॉई के लिए रिबेट रिसीव्ड होगा, इनकम हो जाएगी। ठीक है, सो डिसऑनर ऑफ अ बिल पे वापस आते हैं। डिसऑनर ऑफ अ बिल का मतलब है कि ड्रॉई रिफ्यूजेस टू पे द बिल। ठीक है, अब ड्रॉई रिफ्यूज करेगा, ये ड्रॉर को थोड़ी पता था जब बिल ड्रॉ हुआ, तो ड्रॉर ने तो अपना कोई भी यूज एक्सरसाइज करके रखा हुआ हो सकता है। तो पहला पावर क्या है उसके पास? दैट ही इज होल्डिंग द बिल टिल मैच्योरिटी। तो इफ ए इज होल्डिंग द बिल टिल मैच्योरिटी, व्हाट जर्नल एंट्रीज वुड बी पास, दैट वी आर गोइंग टू कवर, है ना। तो जर्नल एंट्रीज देखिएगा, दो पार्टीज हैं ए और बी। देखो बिल को ड्रॉ करने की वो सारी एंट्रीज सेम रिपीट होंगी। तो फर्स्ट एंट्री डलती है अपनी बी अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट, यहाँ डल जाती है परचेज टू ए। ये आपने कई बार देख ली एंट्रीज, है ना। अब इसके बाद बिल बना दूंगा सेकेंड एंट्री, बिल्स रिसीवेबल टू बी, ए टू बिल्स पेएबल, जो भी वर्थ है उसका बिल बन जाएगा।
अब ए ने कुछ नहीं किया है, ए ने बिल को होल्ड करके रखा मैच्योरिटी तक। मैच्योरिटी पे गया बी के पास, बी को बोला पेमेंट कर दो। इफ बी पेज तो ए की बुक्स पे एंट्री आ जाती है कैश टू बी आर, बी की बुक्स में आ जाती है बिल्स पेएबल टू कैश। बट हियर बी इज रिफ्यूजिंग टू पे द बिल। आप अगर साथ के साथ कुछ कॉपी कर रहे हैं अगर, तो अभी मत करना। मैं पहले थोड़ा सा लंबा वर्जन बताऊंगा, फिर कंपाउंड एंट्री बताऊंगा, तो रुकना थोड़ी देर। ए ने बी को बिल प्रेजेंट किया ऑन द मैच्योरिटी डेट और बी ने कहा मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं। नाउ व्हाट ए नीड्स टू डू? ए नीड्स टू टेक दैट बिल, go to the court, find a lawyer that is known as notary public. Notary public वो होते हैं जिनको नोटराइज करने की पावर है। What that person will do, he will check the bill, he or she will check the bill कि ये बिल प्रॉपरली मेड है या नहीं। दोनों पार्टीज जो लिखी हुई है बिल को, उनको आइडेंटिफाई करेगा, उनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेगा, आइडेंटिटी प्रूफ लेगा, देखेगा कि बिल प्रॉपरली मेड है या नहीं, और फिर उसको चेक करने के बाद अपना स्टैंप ऑफ अप्रूवल लगा देगा उस बिल पे, and he will sign it. For providing these services of checking the bill and notarizing it, the notary public, that means the lawyer, will charge some amount of money from you, nominal amount, 10, 20, 30 rupees. ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है depending upon how bigger the amount of the bill is. जितने ज़्यादा अमाउंट का बिल होगा उतनी ज़्यादा उसकी नोटरी पब्लिक की फीस बन जाएगी। क्वेश्चन में हमें बता रखी होगी। जो भी मेरे वर्ड्स सुनना आराम से अभी शांति से, जो भी होल्डर होगा बिल का, जिसके पास अभी बिल है, जिसकी पोजीशन में बिल है, जरूरी नहीं कि ड्रॉअर के पास ही हो, बैंक के पास भी हो सकता है, सी के पास यानी एंडोर सी के पास भी हो सकता है। जो भी होल्डर है बिल का, उसको ड्यू डेट पर बिल लेके जाना है ड्रॉई के पास, और ड्रॉई मना कर देगा, बी मना कर देगा, तो उनको ही जाकर बिल की नोटरी करवानी, नोटराइज करवाना है। करेक्ट है? तो अब सिचुएशन देखना, ए लेकर गया बिल को किसके पास? नोटरी पब्लिक के पास, और नोटरी चार्जेस पे करने पड़े, नोटरी करवानी पड़ी बिल की। तो ये एक एक्सपेंस है, एक एक्सपेंस को इंकर करने की एंट्री डल जाएगी। क्या एंट्री डलेगी? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। कितने अमाउंट का डलेगा? जो भी नोटिंग चार्जेस है। बी की बुक्स में इस दिन कोई एंट्री नहीं आएगी। अब सेकेंड एंट्री मैंने पास करी थी, आप पूरी स्टोरी समझो। पहले बी टू सेल्स करी तो मैंने बी को डेबिट किया, अपना डेटर बनाया। बी ने मुझे बिल दे दिया तो मैंने एंट्री डाल दी बिल्स रिसीवेबल टू बी। अगर बी कैश दे देता तो मैं एंट्री डालता कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू बी। तो बी के अकाउंट को मैंने क्रेडिट करके क्लोज कर दिया है। मैं उसको अभी डेटर कंसिडर नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास एक एसेट आ गई थी, बिल रिसीव हो गया था। अब वो एसेट तो यूजलेस हो गई भाई, पेमेंट तो दिया ही नहीं बी ने। तो अब ये जो एंट्री मैंने डाली हुई है सेकंड नंबर पे, इसको रिवर्स कर दूंगा, बी टू बी आर कर दूंगा, वापस डेटर बनाओ। ये कागज का टुकड़ा तो यूजलेस हो गया अब ये बिल, क्योंकि इसकी डेट तो जा चुकी है और बी ने पेमेंट किया नहीं इसका। बी अकाउंट डीआर टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। लिसन, यू आर नॉट सपोज टू प्रिज्यूम दैट बी से ये अमाउंट बैड हो चुका है, ऐसा नहीं है। वो बस बिल को ऑनर करने के लिए केपेबल नहीं था मैच्योरिटी पर। अभी मैं पैसे वसूल लूंगा उनसे, प्रेशर क्रिएट करके, लीगल प्रोसीडिंग्स लगा के, या बी के पास मे भी उस दिन सिचुएशन नहीं हो पे करने की और वो भी चाहता है बस थोड़े दिनों में कहीं से पैसे का इंतजाम करके चुका देगा। तो ये बेड डेट्स नहीं हुए, सिर्फ डिसऑनर हुआ है बिल। ठीक है ना? तो मैंने बिल को बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दिया, बी आर टू बी एंट्री डली थी, रिवर्स एंट्री डाल दी। क्या डाल दी? बी टू बी आर एंट्री डाल दी। बस इतना सा चेंज किया। समझ रहे हैं क्या बात को? अब क्या होगा आगे समझना। बी टू बी आर मैंने एंट्री डाल दी। अब एक बात मुझे बताना कि ये जो नोटिंग चार्जेस हैं जो मुझे पे करने पड़े लॉयर को, क्या ये मेरी गलती है? बी ने डिसऑनर किया भाई बिल, बी पे बी की गलती है। ये बी को भुगतने पड़ेंगे, बी बेयर करेगा। मैंने अभी सिर्फ पे किए हैं कैश में, भुगतेगा, बेयर कौन करेगा इनको? बी। तो ये नोटिंग चार्जेस भी मैं बी के ऊपर ही भेज दूंगा। तो मैं एंट्री कर दूंगा बी अकाउंट डीआर टू नोटिंग चार्जेस। मैंने क्लोज कर दिया इस नॉमिनल अकाउंट को अपनी बुक्स में, बी को डेबिट कर दिया, बी को रिसीवर बनाया इस खर्चे का भी। बी अकाउंट डीआर टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट। ये तीन एंट्रीज जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, इनको एट अ ग्लांस देखिएगा और अब देखिएगा मैं इसकी कंपाउंड एंट्री कैसे डालता हूँ।
नोटिंग चार्जेस यहाँ डेबिट हैं और यहाँ क्रेडिट हैं, क्लोज हो गए, सही है। बी टू बी आर एंट्री डली है और ऊपर कैश क्रेडिट हो रहा है, सही है, 2 बार बी डेबिट हो रहा है। मैं इसकी एक कंपाउंड एंट्री पास कर रहा हूं एंड दैट एंट्री इज बी अकाउंट डी आर टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। बिल में बिल की वैल्यू लिख दूंगा, कैश में मैं लिख दूंगा नोटिंग चार्जेस और बी को डेबिट कर दूंगा बिल प्लस नोटिंग चार्जेस से। बी क्योंकि आपने बिल डिसऑनर किया, अब आप बिल के पैसे भी दोगे और नोटिंग चार्जेस भी दोगे। समझ में आया क्या? आपको ये सारी एंट्रीज पास करनी है ही नहीं, ये सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए बताई हैं। आपको यही एंट्री पास करनी है और सीबीएसई के हिसाब से अगर आप ये वाया वाया जाते हो तो वो गलत भी माना जाएगा। आपको डायरेक्टली यही एंट्री पास करनी है। आपको छोटी छोटी एंट्री करके कंपाउंड इफेक्ट ये नहीं एज्यूम कर लेना है कि टीचर करेगा कंपाउंड इफेक्ट। आपको डायरेक्टली यही एंट्री पास करनी है, बी अकाउंट डी आर टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश, एंड ऑफ स्टोरी। बी को क्या एंट्री करनी है? बी को एंट्री करनी है बिल्स पेबल अकाउंट डी आर टू ए अकाउंट। भाई ऊपर एंट्री डाली हुई है ना ए टू बिल्स पेबल, इसको रिवर्स करो, ये बिल यूजलेस हो गया अब क्योंकि इसका जो डेट है वो पास हो चुका है। बिल्स पेबल अकाउंट डी आर टू ए अकाउंट, बट अब ए को सिर्फ बिल के पैसे नहीं देने, नोटरी चार्जेस भी देने हैं, तो नोटरी चार्जेस को ये डेबिट कर देगा। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डी आर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, डिसऑनर ऑफ अ बिल। बी ने मैच्योरिटी डेट पर बिल का पेमेंट करने से मना कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, जाना है बिल को नोटराइज करवा लेना है। नोटरी के पैसे और बिल के दोनों के पैसे अब आप बी से वापस डिमांड करेंगे, तो आप एंट्री कर देंगे बी आर टू बी, जो एंट्री डली थी उसको रिवर्स कर दोगे, बी टू बी आर, कैश को और क्रेडिट कर दोगे। मेरे कैश का आउटफ्लो हुआ पर मेरा एक्सपेंस नहीं है ये, इसको बी बेयर करेगा। तो मैं बोलूंगा कि ये लॉयर को जो मैंने पैसे दिए बी या आपके बिहाफ पे दिए, मैं वहीं कोर्ट से फोन करूंगा बी को, आई टेल हिम कि तुम्हारी वजह से ये नोटिंग चार्जेस लग रहे हैं, ये तुम पे ही डेबिट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो मेरे कैश का आउटफ्लो हुआ, रिसिपिएंट बी है, मैं बी को देता फिर बी लॉयर को देता। मैंने बी के बिहाफ पे लॉयर को दिए, नोटरी पब्लिक को दिए। बी की बुक्स में एंट्री डल जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट दिया, नोटिंग चार्जेस अकाउंट दिया टू ए अकाउंट, खत्म। क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे हम। जब बिल डिसऑनर होता है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 ऑफ योर टेक्स्ट बुक देखना, वेरी सिंपल। ऑन 1 जनवरी 2020 X sold goods to Y for 20,000 less 2% cash discount. Okay. Y paid 50% price immediately and X drew a bill on Y for 2 months for the balance. पहले इतना क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। X और Y 1 जनवरी 2020 लीप ईयर है ये, ध्यान रखना। X ने सेल करी है, Y को क्रेडिट सेल करी है, तो X की बुक्स में एंट्री आ जाएगी Y अकाउंट डी आर टू सेल्स। जो सेल की वैल्यू है वो है 20,000, वाई में आ जाएगी परचेज टू एक्स 20,000, खत्म। वाई पेड 50% ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली, तो एंट्री कर दूंगा कैश अकाउंट डी आर। क्योंकि डिस्काउंट का ऑप्शन है तो डिस्काउंट अकाउंट डी आर। बचे हुए 50% के लिए बिल दे रहा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डी आर। सभी का गिवर जो है वो है वाई, तो टू वाई अकाउंट। कैश वो देगा 20,000 का 50% दैट्स 10,000, पर 10,000 पे 2% का डिस्काउंट, 200 रुपये का डिस्काउंट, यानी 9,800 रुपीज़ कैश में आ जाएंगे, 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10,000 रुपये का बचे हुए 50% का मुझे बिल मिल जाएगा। वाई में मैं लिख दूंगा 20,000। इसी का रिवर्स सा एंट्री इधर डल जाएगा, एक्स अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है, एक्स में आ जाएगा 20,000,
कैश में आ जाएगा 9800, डिस्काउंट में आ जाएगा 200 और बिल्स पेएबल 10,000 का। ये बिल ड्रॉ हो गया। आगे देखिएगा, दिस बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई, ऑलरेडी कंसिडर्ड दैट द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड एक्स पेड 100 एज नोटिंग चार्जेस। वाई पेड द अमाउंट ड्यू टू एक्स बाय चेक आफ्टर 10 days पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। एनीवेज 1 जनवरी को बिल लिखा गया है और 2 महीने का बिल है, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, 1 मार्च, 3 दिन की ग्रेस, 4 मार्च। अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लीप ईयर था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 29 डेज थे, क्योंकि डेट टू डेट कैलकुलेशन करने को बोला है, मंथ बोला है, डेज नहीं बोला। अगर डेज काउंट करने को बोलता है 60 डेज, तो फिर मैं एक्चुअली डेज लिखता और फरवरी में 29 डेज ही काउंट करता, ठीक है ना। पर अभी डेज नहीं है तो सिंपल सी सिचुएशन है। ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हो गया है, डिसऑनर हो गया है तो एक्स की बुक्स में एंट्री डल जाएगी, वाई अकाउंट डीआर टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश। 10,000 का बिल, नोटरी चार्जेस जो भी हैं वो आप कैश के अगेंस्ट लिख देंगे, वो 100 रुपये के हैं दोस्तों, और वाई में आ जाएगा 10,100। वाई की बुक्स में एंट्री डालूं तो वो एंट्री कर देगा बिल्स पेएबल अकाउंट डीआर, नोटरी चार्जेस अकाउंट डीआर टू एक्स अकाउंट। 10,000 का बिल, 100 के नोटिंग चार्जेस, 10,100 इज टू बी पेड। खत्म। अब इन्होंने लिखा है कि 10 दिन बाद वाई ने जो है, जो भी सम ड्यू था वो चेक से पे कर दिया एक्स को, डिसऑनर हुआ है, बचे हुए पैसे तो देने, 10 दिन और जोड़ दो, 14 तारीख को, 14 मार्च को वाई ने पेमेंट कर दिया एक्स के पास, तो एक्स की बुक्स में एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डीआर, चेक इन हैंड भी अज्यूम कर सकते हैं आप, टू वाई अकाउंट 10,100, और वाई की बुक्स में एंट्री आ जाएगी एक्स अकाउंट डीआर टू बैंक 10,100। दैट्स इट। दिस वॉज डिसऑनर ऑफ अ बिल व्हेन इट वाज हेल्ड टिल मैच्योरिटी। यही डिसऑनर हमको बचे हुए 3 केसेस में भी देखने पड़ेंगे, बट विल डू दिस इन सम लेटर क्लास। आज के लिए इतना बहुत है।